सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब कर लिया। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के अहकामात के खिलाफ अपीलों की तफसीलात भी तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल उठाया, जिन अफराद के मुकदमात को फौजी अदालतों में भेजा गया, क्या उन्होंने इस इक़दाम को चैलेंज किया? आर्मी एक्ट की किस शक के तहत ट्रायल किया जा रहा है, ये वाज़ेह नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नामों से ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये बता दें कितने मुकदमात में कितने अफराद गिरफ्तार हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जानना चाहते हैं मुकदमात फौजी अदालतों को भेजने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मुनीम ने इस्तफसार किया, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें आर्मी एक्ट में आने वालों का ट्रायल कर सकती हैं? 7 रुकनी बेंच में दरखास्तों की मजीद समाअत कल होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत पर 9 रुकनी बेंच टूट गया। 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, वो समाअत से इनकार नहीं करते, मगर ये बेंच कानूनी नहीं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं आता, तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कलअदम करार होगा या उस पर अमल होगा। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की जस्टिस काजी फाइज से केस सुनने की इस्तदा। एतजाज एहसन बोले, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए, जजेस मिल बैठ कर फैसला करने के पाबंद हैं। जस्टिस काजी फाइज बोले, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, उनकी बहुत कदर करते हैं, मगर ये नहीं हो सकता हलफ की खिलाफ वर्जी करें। जस्टिस काजी फाइज ने दरखास्त गुजार लतीफ खोसा की भी सरजरिश की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, कवानीन का फैसला होने तक बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, यह बेंच आइन के तहत बनाया गया। 2 मौजूद सीनियर जजेस ने एतराज किया है, तकरार ना करें। मुमकिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। जस्टिस काजी फाइज ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। 3 रुकनी बेंच ने 5 मार्च को एक फैसला किया, जिसे 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। अदालत के फैसले को रजिस्ट्रार ने नजरअंदाज किया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। पहले सर्कुलर की तस्दीक की जाती है, फिर उसको वापस लिया जाता है। 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था? जस्टिस फाइज मजीद बोले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। हर जज ने हलफ उठाया है, आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें। को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ ऐसा विरसा छोड़ जाएं जिस पर इनको याद किया जाए। ये ना हो किस्सा पारी ना बन जाएं और तारीख इनको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, चेयरमैन PTI ने कारकुनान को रियासत पर हमले की तरगीब दी। शहदा की यादगारों और आर्मी तंसीबात पर हमले हुए। किसी रियासत और कौम के लिए इससे बढ़कर कोई जुर्म क्या होगा? अस्करी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब आया। 33 लाख अफराद घरों से महरूम, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट से खिताब। बोले, सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुतासरीन की बहाली पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सैलाब से तबाही को अपनी आंखों से देखा। वज़ीर आज़म की पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक अमल बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फ्रांस और मसर के सदूर से भी मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ की माहौलियात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में मौसमियाती तग़य्युरात के तरक्की पजीर मुल्कों पर असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती मसाइल दुनिया का मुश्तरका मसला है, जिसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली और कोशिशें दरकार हैं।
وزیر اعظم شہباز شریف کی پیرس میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات، ملک کے معاشی استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، بولے نوے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کے تمام اہداف کو پورا کر لیا، دیگر وعدوں پر بھی عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، امید ہے آئی ایم ایف مختص فنڈز جلد جاری کرے گا، فنڈز کے اجرا سے معاشی استحکام اور عوام کو ریلیف کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے پاکستان کی جانب سے کیے گئے معاشی اقدامات کو سراہا۔ ملک میں سرمایہ کاری کے معاملات میں پہلی پیش رفت، کراچی پورٹ ٹرسٹ اور ابوظہبی پورٹس میں پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل چلانے کا معاہدہ، ابوظہبی پورٹ ٹرمینلز کا انتظامی کنٹرول سنبھالے گا۔ ابوظہبی پورٹس مختلف بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے میں 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پی آئی سی ٹی ٹرمینل کا نام تبدیل کر کے کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ رکھے جانے کی بھی تجویز۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تجارت نے جلد 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ملک میں آنے کی نوید سنا دی۔ رانا احسان افضل نے واضح کیا کہ 10 ارب ڈالر صرف ریفائنری کے لیے ایک ملک سرمایہ کاری کرے گا۔ مختلف معاہدوں پر دیگر ملکوں کے ساتھ بھی دستخط ہو گئے۔ رواں مالی سال معاہدوں کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے تمام اعتراضات بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ چین کی کمپنی پاکستان میں 3.5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گی، نیوکلیئر کے شعبے کو فروغ ملے گا اور سستی بجلی پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں سابق حکومت کے 4 سال میں سی پیک پر کوئی کام نہیں ہوا، موجودہ حکومت کے اقدامات سے سولر سسٹم کی قیمتوں میں کمی آئی، ملک میں سولر انڈسٹری لگنے سے سولر سسٹم مزید سستا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا سیلاب زدگان کے لیے بروقت اقدامات نہ کرنے پر اعتراض، فنڈز کے حصول میں تاخیر کو بڑی ناکامی قرار دے دیا، حکام سے وضاحت بھی طلب۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو ڈونرز کانفرنس سے 50 کروڑ ڈالر موصول ہونے تھے، اب تک صرف 15 کروڑ ڈالر حاصل ہو سکے۔ وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی حکام فنڈز ریلیز کرانے کے لیے بروقت اقدامات نہ کر سکے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کب کامیاب ہوں گے؟ صحافی کے سوال پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سیخ پا ہو گئے۔ صحافی نے سوال پوچھا آئی ایم ایف سے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ وزیر خزانہ نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اسحاق ڈار طیش میں آ گئے، سیکیورٹی کے عملے سے کہا صحافی کا موبائل لے کر پھینک دو۔ وفاقی حکومت سندھ کے متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 25 ارب روپے دے گی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے 12 ارب روپے کی منظوری دی، سندھ حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے 727 ملین ڈالر کا پروجیکٹ شروع کیا، متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی گئی، سندھ میں متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی کے لیے 16.3 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں 11 ارب ڈالر کے منصوبے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا 46 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری، شہباز گل، فاروق حبیب، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عمران اسماعیل اور دیگر کے نام شامل۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی نے نام شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ سمیت 146 ملزمان کی ضمانتیں خارج، 34 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 180 ملزمان کی ضمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں یاسمین راشد سمیت 14 ملزموں کی ضمانتیں خارج۔ عمر سرفراز شیما کی اہلیہ رابعہ سلطان احاطہ عدالت سے گرفتار، پولیس کے مطابق رابعہ سلطان کو 9 مئی کے کیسز میں نام شامل ہونے پر پکڑا گیا۔ پلازا میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں اسلم اقبال، مسرت چیمہ سمیت 5 ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری لندن پہنچ گئے، جہانگیر ترین پہلے سے برطانیہ میں موجود۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کوئی سیاسی میٹنگ طے نہیں، برطانیہ علاج کی غرض سے آئے ہیں، طبی معائنہ ہوتے ہی پاکستان چلے جائیں گے۔ دوسری جانب لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کی منشور کمیٹی کا علیم خان کی زیر صدارت پہلا اجلاس، عامر قیانی، اسحاق خاکوانی،
नौरेज शकूर और दीगर की शिरकत। अलीम खान कहते हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने की जद्दोजहद करेंगे। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का भी PTI से अलहदगी का ऐलान। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि सानहा 9 मई पर दिली दुख हुआ। जिन लोगों ने इदारों के खिलाफ महाज आराई की उसकी मजम्मत करते हैं। जो कुछ हुआ बुरा हुआ, इसलिए PTI से अलहदगी का ऐलान करते हैं। 9 मई का केस शाह महमूद, असद उमर और असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली। कल तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पेश न हुए। वकील ने दावा किया दरख्वास्त गुजारों को पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंसाफ का झंडा अब भी उनके हाथ में है। PTI एक हकीकत है, वक्त साबित करेगा कौन कहां खड़ा है। तोशाखाना केस नैब ने चेयरमैन PTI को एक बार फिर तलब कर लिया। नैब नोटिस में कहा गया चेयरमैन PTI 23 जून को पेश हों और तहाइफ से मुतल्लिक तफसीलात पेश करें। बतौर वज़ीर आज़म 108 तोहफे दिए गए। उन्होंने 58 अपने पास रखे। तोहफों के कवायद के मुताबिक कीमत भी अदा नहीं की गई। बतौर वज़ीर आज़म तहाइफ की असल कीमत लगाने के अमल पर भी असरअंदाज हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI अराजी स्कैंडल केस में एंटी करप्शन में तीसरी मरतबा नोटिस पर भी पेश नहीं हुए। FIA बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही और दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और रासिख इलाही की जमानतों की तौसीक कर दी। अदालत ने मुल्जिमों को 10-10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला देने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला न दे। फवाद चौधरी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी। IG को फवाद चौधरी को 6 जुलाई को पेश करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। इफ्तिताही तकरीब में बोले पीपल्स बस सर्विस की तमाम मालूमात ऐप में दस्तयाब होंगी। पीपल्स बस सर्विस को दीगर शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा और कार्ड सिस्टम भी जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। मजीद कहा सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, आवाम को रिलीफ भी पहुंचना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहीं नहीं जा रहे, न ही उनको तब्दील किया जा रहा है। मजीद बोले कि बजट में पूरे पंजाब के मंसूबे शामिल हैं। हेल्थ कार्ड भी खत्म नहीं कर रहे, इसके गलत इस्तेमाल का सद्देबाब किया जा रहा है। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़र इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब में IT के कारोबार, तालीम और ट्रेनिंग पर तमाम टैक्स और ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। खातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की नशस्तों पर 1001 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्तलिफ अज़ला में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी। चमन, हरनाई, जलमक्सी और आवाराम में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मुल्क में हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सूरज का पारा हाई रहा। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक चढ़ा। महकमा मौसमियात ने 24 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। 25 जून से प्री मानसून बारिशों की पेश गोई। दूसरी जानिब गर्मी बढ़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने पर शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। रेलवे का ईद उल अजहा के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद स्पेशल ट्रेन 26 जून को कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। ईद स्पेशल ट्रेन 9 इकोनॉमी क्लास कोचेस पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान रेलवे का लाहौर से कराची 2 तरफा शालीमार एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान। शालीमार एक्सप्रेस 1 जुलाई से बरास्ता फैसलाबाद चलाने का फैसला।
عید قربان قریب آ گئی، مویشی منڈیوں کی گہما گہمی بڑھ نہ سکی۔ ملک بھر کی کیٹل مارکیٹس میں بیوپاری خریداروں کے منتظر جو جانور خریدنے آئے وہ قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ بیوپاریوں اور خریداروں کی قیمتوں پر تکرار بھی عام، من پسند جانور مناسب قیمت میں لینا بڑا چیلنج بن گیا۔